अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवर काशिम मुत्ताज़ टैक्स और आपके साथ हाजिर हूँ। आजकल हुकूमत हर दफ़ा ये बात कर रही है कि पाकिस्तानियों के असासे और पैसे जो हैं मुल्क से बाहर हैं, उनको वापस लाया जाएगा। ये ऐसी चीज़ है जो कि सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये लाया कैसे जाएगा, इसमें क्या लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा और ये कैसे वापस आ सकते हैं, इसमें कितना वक्त लगेगा। और ये हमारे टैक्स निज़ाम पे और हमारे दानों पे एक सवाल निशान भी है। लोगों के जहनों में ये सवाल गर्दिश कर रहे हैं, आज इसका जवाब तलाश करेंगे। और पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, आम आदमी की जो परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, ये कैसे बेहतर हो सकता है, उनको रिलीफ कैसे जाता है, इस पर भी बात करेंगे। हमें लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने, जो कि सीनियर लॉयर हैं, कॉलमिस्ट हैं और पाकिस्तान की टैक्स निज़ाम पे गहरी नज़र रखते हैं और उसके अलावा डेवलप्ड कंट्रीज़ के टैक्स निज़ाम को बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। और हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं मुजम्मिल असलम साहब, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। उनसे डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। ये आजकल हुकूमत हर वक्त ये बात कर रही है कि पाकिस्तानियों के असासे बाहर हैं, पैसा बाहर है, उनको वापस लाया जाएगा। एक तो ये लोगों के जहनों में सवाल उठता है कि कितना पैसा है, क्या ये वापस आने से पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, पाकिस्तान में जो सूरत हाल इस वक्त माशी सूरत हाल है उस पर बेहतरी आएगी, और ये कैसे वापस लाया जाएगा? जी, ये तो अभी तक उनके कहने के मुताबिक 11 अरब डॉलर के रिपोर्टिंग बाहर से उन 26 ममालिक से हुई है, जिनके साथ OECD का मल्टीलैटरल एग्रीमेंट जो था वो डार साहब ने साइन किया था, जिसका आगाज़ इंफॉर्मेशन का सितंबर 2018 से शुरू हुआ और आने वाले दिनों में इसकी तादाद बढ़कर कोई 58 कंट्रीज तक हो जाएगी रेसिप्रोकल बेसिस पे। अब वो इंफॉर्मेशन आपके पाकिस्तानियों के जो 1 मिलियन और किसी प्राइमरी अकाउंट में और जो सेकेंडरी अकाउंट में 500,000 के डिपॉजिट पड़े हों, उनकी रिपोर्टिंग करते हैं। अब उस रिपोर्टिंग को आप सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आपने ये देखना है कि उस अमाउंट के ऊपर पाकिस्तान में कोई वाजिबुल अदा टैक्स की अमाउंट थी या नहीं थी। अब उसको ना तो आप FIA के में किसी क्राइम की प्रोसीडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना नैब में। और ये रोज़ जो हमारे मावन खसूसी हैं वज़ीर आज़म साहब के आके वो ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि जो टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी इसको आप दूसरे मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस तरह की कोई मालूमात आपने किसी कोर्ट में पेश की जहाँ पे कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हों, तो वहाँ के लॉयर्स पहला सवाल ये उठाएंगे कि ये इंफॉर्मेशन तो क्रिमिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती थी और आपका सारा केस भी ख़त्म होगा और बिजनेस एनवायरनमेंट भी जो पाकिस्तान में पहले ही तबाही की तरफ जा रही है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पहले ही यहाँ पे शेकन है। आप एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं मुल्क में जिसमें जो रह गए लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो भी डर के अपना पैसा ना ये जो प्रिस्क्रिप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि बहुत बड़ा अमाउंट वापस आएगा, तो ये सिर्फ टू द एक्सटेंट ऑफ टैक्स आएगा ये वापस? नहीं जी, वो भी देखिए ना, आप तो यहाँ वो आपसे कहेंगे कि आप अपने मुल्कों में कार्रवाई कीजिए। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से कोई अनटैक्स पैसा बाहर ले गया हूँ तो असेसमेंट तो मैंने करनी है। अगर वो पाकिस्तान का रेजिडेंट है, अगर कानून के मुताबिक टैक्स लगता है, स्विट्जरलैंड को या जर्मनी को या इंग्लैंड को इससे क्या दिलचस्पी है? अब ये वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन आई है, आप हैरान होंगे। अनवर काशी साहब के वो कह रहे हैं कि लंदन में उनकी प्रॉपर्टी इनकम थी तो डबल टैक्सेशन ट्रीटी में तो वो वैसे ही UK टैक्स करता है, तो उन्होंने कौन सी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी है जिसकी बुनियाद पर आप यहाँ कर पाएंगे? ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल है कि यहाँ इसमें चूंकि खुल के पब्लिक डिबेट नहीं हो रही और कोई इन्फॉर्म्ड लोग जब वो तशरीफ लाते हैं, मामले खसूसी साहब उनसे कोई पूछने वाला नहीं है और मुझे नहीं पता वो टैक्स के निज़ाम को या टैक्स के सिस्टम को कितना जानते हैं। बहुत ज़बरदस्त मिस इन्फॉर्मेशन तो खैर फैला ही रहे हैं। इसके साथ साथ मैं हैरान हूँ कि कौन से विजिट जो है इस हुकूमत को मिल गए हैं जो अपने ही मुल्क के अंदर इस तरह की फजा पैदा कर रहे हैं जिससे टैक्स की कंप्लाइंस तो खैर क्या होनी थी, पिछली तो हमने जो बेड़ा गर्क किया ही था। अब आइंदा के आने वाले दिनों में भी मुझे कोई बेहतरी की शक्ल नहीं लगती और सिर्फ हम अपने माशी ढांचे के अंदर ऐसे परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं जिससे और भी मुझे खौफ आ रहा है कि ये बजाय बेहतरी होने के खराबी की तरफ मामला जाएगा। आप जरूर करते हैं कार्रवाई जहां टैक्स चोरी, मगर इस तरह की तशहीर करना, रोज आकर किसी ना किसी एंकर को उसका इंटरव्यू देना, लोगों के पर्सनल केसेस आके डिस्कस करना। आप तो जानते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर भी सेक्शन 216 है जो आपको मना करता है कि अगर आप किसी की इंफॉर्मेशन डिवर्ज करेंगे
करेंगे तो आपको सजा हो सकती है 3 साल की। पता नहीं उन्होंने कहाँ पे कवानीन पढ़े हैं और किस तरह की गुफ्तगू फरमाते हैं, मैं तो हैरान हूँ। नहीं लेकिन डॉक्टर साहब अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जितनी बातें हैं ये पॉलिटिकल गिमिक्स है, मतलब ये इसमें हकीकत कोई नहीं है। तो अब अगर रियलिटी पे बात नहीं होगी तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? इसलिए कि ये फ्री एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन है जिसपे कहा जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, ये तो इंटरनेशनल एक सिनेरियो क्रिएट हो गया जिसकी वजह से पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, इसमें हमारा तो कोई कमाल नहीं है। ये तो पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा निजाम बना है जिसके तहत ये इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हुआ है। अब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो वॉलंटरली हो रही है उसका पर्पज तो दुनिया सारी में ये है कि जिस जगह पे हमें इंफॉर्मेशन के तबादले से एक दूसरे के बारे में ये जानने में आसानी हो कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का और जो क्राइम का पैसा है ये जाकर कन्वर्ज कर जाता है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। मगर हमारे टैक्स निजाम में कितनी ताकत रही है, आपको याद होगा प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म खुली छुट्टी देता था। अब आप क्या उसको हमारे टैक्स निजाम की कमजोरी की वजह से पैसे बाहर गए हैं, अदरवाइज तो ये पैसे पाकिस्तान से अनटैक्स बाहर। आप एमनेस्टीज पे एमनेस्टीज भी देते रहे हैं, तो क्या अब आप क्या एकदम से रिवर्सल चाहते हैं उस पास्ट की भी जो हो चुका है, या फ्यूचर के लिए कोई अच्छा मॉडल बनाना चाहते हैं कि आप लो रेट ऑफ टैक्सेस करें, ब्रॉडर बेस करें? आपसे बात करता हूं, हमारे साथ इकोनॉमिस्ट मुजम्मिल असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, उनसे जरा बात करते हैं। मुजम्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम। मुजम्मिल साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। मुजम्मिल साहब हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी जी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि पहले जो एक तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पहले हुकूमत IMF के पास जाना चाहती थी, अब IMF हुकूमत को अपने पास नहीं बिठा रही, तो इसमें क्या हकीकत क्या है? मतलब देखिए बात यह है कि दोनों में जो है यूजुअली IMF तो प्रेस रिलीज देता है। असूली तौर पे हमारी गवर्नमेंट जब तक IMF से अपनी नेगोशिएशन फाइनल नहीं कर देती, इनको अपना वर्जन नहीं देना चाहिए था। और इत्तेफाक की बात यह कि ये गवर्नमेंट ने जब से आई है, इन्होंने जो भी वर्जन दिए, जैसे बीच में एक दफा आया था कि अमेरिका से ये पैगाम आया, इंडिया के बारे में पैगाम दिए, तो बाद में बाहर से तरदीद आई। तो हो सकता है कि हमारी इस गवर्नमेंट ने ना बहुत प्री मैच्योरली बहुत सारी बातें IMF और IMF प्रोग्राम के बारे में कर दी, और फिर वो जो बातें अगर वो हकीकत से मबनी नहीं थी और वो सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए थी, तो वो उस पर फिर IMF ने जो है रियल वर्जन देना शुरू कर दिया। अब मिसाल के तौर पे जब IMF की टीम 8 दिसंबर को पिछले महीने जब जा रही थी वापस, तो इन्होंने ये कहा कि जी फाइनल नेगोशिएशंस में आ गया हुआ है और जनवरी में जो है हम डिसाइड कर लेंगे। फिर IMF को मजबूरी तौर पे स्टेटमेंट देना पड़ गया कि अभी हम अर्ली डिस्कशंस में हैं और अभी तो हम चीजों को देख रहे हैं। तो वो जो है थोड़ा सा ये हमारे एंड से वीकनेस है, हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमें अभी IMF प्रोग्राम में हमें जरूरत है और हमें जाना है। अच्छा, आपके ख्याल में हमें ये जाना पड़ेगा? मतलब भाई उसके बगैर कोई हल नहीं है ना। मुझे आप बताएं कि $1 अरब का होल है। अभी असद उमर साहब की बात ही हम रख लेते हैं, वो खुद कह रहे हैं कि $2 अरब पहले था, अब $1 अरब है। $1 अरब का होल है हमारा मंथली। तो वो हम कहाँ से, अगर सऊदी अरब के $3 अरब भी आ गए तो 3 महीने बाद हम वहीं खड़े हो जाएंगे। चाइना से भी फर्ज करें $3 अरब आ गए, फिर भी हम वहीं खड़े हो जाएंगे। तो ये इस्लाहात के बगैर नहीं हो सकता, और इस्लाहात सिर्फ एक चीज की जोर पे हो सकती है कि अगर हम IMF का प्रेशर रखें। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये बात, इस बात में कितनी हकीकत है कि IMF जब तक आपकी इकोनॉमी को सर्टिफाई नहीं करे, वर्ल्ड बैंक, USAID या एशियन डेवलपमेंट बैंक भी जो है आपको फंडिंग या डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं देते हैं? देखें, अब आपकी जैसे टीवी प्रोग्राम है, उसकी रेटिंग एक एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी जो है वो जो रेटिंग देती है उसके हिसाब से आपको इश्तिहार मिलते हैं ना जी। इसी तरीके से IMF जो है एक तरीके से जहां से उधार पाकिस्तान ले सकता है, तो वो अपनी एक्सपर्टीज उनके पास नहीं होती कि इस मुल्क की अंदाजा लगाएं कि कैपेबिलिटी क्या है, रेटिंग्स क्या है, इनके इश्यूज क्या है। तो वो जो है IMF को जो है बेंचमार्क कर लेते हैं कि IMF क्या कर रहा है, और अगर IMF ने लेटर ऑफ कंफर्ट दिया हुआ है तो वो उनको जो है वो फिर उस हिसाब से डीलिंग कर लेते हैं। तो IMF का लेटर ऑफ कंफर्ट जो है बहुत सारे इदारों ने एक प्री कंडीशन रखी हुई है, वो पाकिस्तान के लिए नहीं, उनकी हर जगह के लिए प्री कंडीशन है कि अगर
वर्ल्ड बैंक या एडीबी या आईडीबी किसी को लोन देगा तो उस कंट्री के पास आईएमएफ का लेटर ऑफ कंफर्ट होना जरूरी है शरायत में से। जैसे कोई भी हम शनाख्ती कार्ड बनाने जाते हैं तो बे फॉर्म जरूरी है, तो इस तरीके से लेटर ऑफ कंफर्ट, तो वो लेटर ऑफ कंफर्ट के लिए आप जरूरी नहीं है कि आप आईएमएफ प्रोग्राम में जाएं। आईएमएफ को वैसे अपनी इकोनॉमी पेश कर दें और कहेंगे जी देख लें अगर आपको जरूरत नहीं है तो, लेकिन अपनी तो हमें जरूरत भी है और सारी चीजें हैं, तो ये लेटर ऑफ कंफर्ट के बगैर बात नहीं बनेगी। और नटशेल में अगर हम देखें तो इसके बगैर सर्वाइवल भी नहीं आ गया हमारा। देखें अब वो 6 अरब डॉलर असद उमर साहब हमारे बता रहे थे कि 6 अरब डॉलर का प्रोग्राम होगा और वो पैसे भी मुझे एक साथ नहीं मिलेंगे, यकमुश वो 3 साल किस्तों में मिलेंगे। तो उनको मेरे ख्याल से आईएमएफ प्रोग्राम की जो शुरू की जो पेमेंट है वो और लेटर ऑफ कंफर्ट वो उनके लिए बहुत जरूरी है आगे जो है मामला चलाने। ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। हमारा नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, अगर आप कोई फ़ोन करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप फ़ोन कर सकते हैं और हमसे और मेहमानों से सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये एमनेस्टी स्कीम आई 31 जुलाई को, उन्होंने उसको बंद कर दिया। अब आजकल जो है एफबीआर और दूसरे इदारे जो हैं उन लोगों से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो ये आपके ख्याल में क्या एमनेस्टी के साथ, मतलब अगर एक दफ़ा आपने एमनेस्टी दे दी, देनी नहीं चाहिए थी लेकिन दे दी, तो दोबारा वही इन्वेस्टिगेशन दोबारा होनी चाहिए, नोटिस देने चाहिए, ये कैसा अमल आप देख रहे हैं, क्या हो रहा है ये इंतहाई देखिए गलत बात है। उसी एमनेस्टी स्कीम के अंदर लिखा हुआ था कि कोई सवालात नहीं पूछे जाएंगे, कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी अनलेस कि वो कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम हो। अब अगर आप ये स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे कि ये कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम है तो किस बुनियाद पे आप लोगों को नोटिस दे रहे हैं? इस रियासत का देखिए किसी किस्म का लोगों का एतबार जाता रहता है। लोगों ने गुड फेथ में एक स्कीम को अवेल किया, अब आप उन्हीं को तंग कर रहे हैं। इसी वजह से मैं जैसे अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर अगर कंफ्यूज थिंकिंग ना होती और हमारी हुकूमतें किसी एक चीज पर खड़ी रहती, अगर वो उन्होंने टैक्स इन्फोर्समेंट करनी थी तो सही तरीके से करते, वहां एमनेस्टी ले आते हैं, फिर एमनेस्टी को अंडू करने के लिए लोगों को तंग करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से बहुत नेगेटिव जो है वो वाइब्स जाती हैं। देखिए ये बिजनेस के जो एनवायरनमेंट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टैक्स तो दरअसल बिजनेस का ग्रोथ का बाई प्रोडक्ट होता है। मुजम्मल साहब हमारे साथ हैं, वो हमें बता सकेंगे कि वो एक माशी माहिर के तौर पर भी और मैं भी मईशत पे काम करता हूं कि देखिए जिन मुल्कों के अंदर ग्रोथ बढ़ी टैक्स ऑटोमेटिकली बढ़ गया। हमने ग्रोथ पे तो तवज्जो नहीं दी जितना हमारे मुल्क के अंदर आबादी का साइज है, जो हमारे मसाइल थे, उसके बजाय कि हम 6-7% ग्रोथ करते तो हमारा टैक्स वैसे ही डबल हो जाता। ग्रोथ की तरफ तवज्जो देने की बजाय हम ऐसे सारे इकदाम करते हैं जिससे अब भी आप देखिए कि इस दफा ग्रोथ जो है वो कहां जाएगी। अगर आपकी ग्रोथ इतनी नीचे गई तो फिर आपके सारे मसाइल पैदा होंगे। पीएसडीबी पे आपने कट लगा दिया। एक नया इशू आजकल रब कर रहा है कि लोग जिन्होंने फॉरेन एमनेस्टी डिक्लेयर की है उनसे कह रहे हैं फॉरेन इनकम को भी डिक्लेयर करें पाकिस्तान में सेक्शन 1112 के मुताबिक। तो आपका क्या ख्याल है, क्या जो एमनेस्टी थी उससे वो इनकम भी कवर्ड होती है या नहीं होती? नहीं देखिए जो पुरानी इनकम थी और वो जो था वो तो वहाँ चैप्टर जो 10 अप्रैल की उन्होंने डेडलाइन रखी थी कि यहाँ तक आपकी इनकम और असासे वाइट हो जाएंगे अगर आप इतना टैक्स पे कर दें, वो तो वहाँ बात खत्म होगी। अब अगर उसके बाद वहाँ से इनकम जो है वो फर्दर जनरेट हो रही है, वो 18 तक के लिए, सालों के बारे में तो नहीं पूछ सकते हम, नहीं पूछ सकते। देखिए ये इसीलिए मैं कहता हूं जब आप एक स्कीम लाते हैं फिर जानबूझकर उसके अंदर जो है इस तरह की बातें बाद में करते हैं जो दरअसल स्कीम के अंदर आप लिख कर कह चुके होते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे और उससे फिर पूरी इन्वायरमेंट तबाह होती है और माहौल खराब होता है। तो इसीलिए मैं अर्ज कर रहा था कि देखिए जिन मुल्कों ने अपने टैक्स के निजाम को सही किया वहां उनका जो स्ट्रेस होता है वो इस बात पर होता है कि आपको फैसिलिटेट किया जाए। हैं अगर आप डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर है, मैं उनसे बात करूं फिर आपकी तरफ दोबारा आता हूं। जी आप कहां से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जाफर है। क्या नाम है आपका? जाफर, JAFAR। जी जाफर साहब, जी जाफर साहब बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैं एक सजेशन देना चाह रहा हूं। बताइए जनाब। सजेशन ये है कि ये डेली मतलब एक सब चैनल्स पे आता है कि पाकिस्तान के बैरून मुल्क जिन लोगों के पैसे हैं अगर वो पता चल भी जाता है तो उनको लाने के लिए साल 2, 3 या 4 या बहुत ज्यादा अरसा लग जाए। तो मेरी सजेशन ये है कि अगर वो मतलब अगर वो हो जाता है, एक ये जाहिर हो जाता है कि इस आदमी के पैसे, मिसाल तौर पर मैं जाफर हूँ, मेरे पैसे स्विट्जरलैंड में अगर हैं तो मैं पैसे लेके आऊं
मुझे कहें कि भी पैसे लेके आओ भी अपने वहां से, तो जाए कि गवर्नमेंट लेके आए। आप ये कह रहे हैं कि वो आदमी को आप कहेंगे वो पैसे लेके आए। चले हम ठीक है, आपकी बात आ गई, हम अपने मेहमानों से इस पर बात करेंगे, फिर आप जवाब हमारे अपने स्क्रीन पे सुनिएगा। नाज़रीन, हमें इस वक्त ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे वापस आके अपने मेहमानों से बात करते हैं कि पाकिस्तान के टैक्स के जो मसाइल हैं, पाकिस्तान के इकॉनमी के जो मसाइल हैं, वो किस तरह हल हो सकते हैं। उसमें कोई रॉकेट साइंस है या उसमें बहुत कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। वापस आते हैं ब्रेक के बाद और अपने मेहमानों से बात करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमने मेहमानों से बात कर रहे थे पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम, माशी सूरत-ए-हाल पे। एक हमारे साथ कॉलर लाइन पे, उनसे लाइन ड्रॉप हो गई। अब मैं डॉक्टर इकराम साहब, आपने सुना हमारे लाहौर से कॉलर थे, उन्होंने कहा कि जी लोगों को कहें कि वो अपने पैसे खुद वापस लेके आए। तो आप क्या समझते हैं इसमें, ये कोई प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये चीज़? जी देखिए, इसका दारोमदार इस बात पर है ना कि अगर मेरी कोई ऐसी मालूमात पकड़ी जाती हैं जिसका पता चलता है कि मैंने यहाँ से टैक्स अदा किए बगैर कोई पैसा बाहर लेकर गया और जिसमें मैंने टैक्स को बचाया, अगर ऐसा पता चल जाता है और उस आदमी से आपकी डील हो जाती है, यानी आप उससे समझौता कर लेते हैं कि तुम अगर ये टैक्स हमें अदा कर दो पाकिस्तान में, तो हम तुम्हें प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे, तुम्हारे ऊपर जो बाकी पीनल प्रोविजंस हैं वो नहीं लगाएंगे, तो आप उसको कायल कर सकते हैं। ये आपको याद है कि खुद महकमा में बहुत ज़्यादा जो था वो एग्रीड असेसमेंट्स का रवाज होता था। जब कोई ऐसी मालूमात आ जाती थी और आप बजाय के मुकदमाबाजी में फिर बहुत साल इंतज़ार करें, आपको फौरी 100% रिकवरी हो सकती थी। मगर देखिए, जिस बात का वो तासुर नहीं इस वक्त मुकम्मल हो रहा, वो ये है कि ये वाकई सारे असासे ऐसे हैं जो कि जिनके ऊपर टैक्स देना था और नहीं दिया गया, अभी तो इसका तयन नहीं हुआ, तो हम कोई बहुत हतमी बात नहीं कह सकते हैं कि ये 11 बिलियन के जो असासे जिसका जिक्र बार बार हमें हुकूमती हलकों से मिल रहा है, इसके ऊपर मुकम्मल टैक्स भी 11 बिलियन ही है, 1 बिलियन है, 2 बिलियन है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, पहले ये आइडेंटिफाई भी तो होना पड़ेगा कि ये आइडेंटिफाई भी तो होना पड़ेगा कि ये कितने हकीकत क्या है इसकी, मतलब एक ड्यू डिलिजेंस होनी पड़ेगी ना। ये तो एक फिगर है जो हवा में घूम रही है। जी वही मैं अर्ज कर रहा था कि ये तो महकमा जो है एफबीआर का, वो इस पे बैठेगा, अच्छी तरह काम करेगा, फिर कहीं जाकर इसके नतीजे सामने आएंगे। तो वक्ती तौर पर ये कहना कि सिर्फ 11 बिलियन का पता चल जाने से मईशत बेहतर हो जाएगी, ये तो देखिए ऐसी बातें करने से कोई लोगों को लॉलीपॉप तो देने का कोई फायदा नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब, हमें साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फिर आपकी तरफ मैं दोबारा आता हूँ। जी, आपका क्या नाम है और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक जमान टेक्सला से। जी तारिक साहब। जी मैं टेक्सला से बोल रहा हूँ। जी बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा ये सवाल था कि एक बंदा पाकिस्तान से बाहर जाता है, यहाँ से वो 1 रुपया भी नहीं लेके जाता, गरीब होता है, वहाँ जाके वो बिजनेस करता है, काम करता है, अपने असासे बना लेता है, तो उसके मतलब क्या कहा जाएगा और उसके असासे भी वापस लाए जाएंगे? बेसिकली तो देखें, जो आदमी यहाँ से पैसे लेके नहीं जाता और वहाँ पैसे बनाता है, तो उसने वहाँ टैक्स दिया होगा। जब वो पाकिस्तान वापस आएगा तो उसको अपनी डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, उस डिक्लेरेशन में वो अपने डिक्लेयर करेगा और अपनी आमदनी भी बताएगा किस आमदनी से उसने वो असासे लिए हैं, जब जाके टैक्स डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट करेगा, वो बताना पड़ेगा उसको। जी डॉक्टर साहब, अच्छा ये आजकल FIA बहुत नोटिस दे रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये FIA के नोटिस जो हैं ये लोगों के लिए हैरेसमेंट का बायस बन रहे हैं या FBI ही काफ़ी है इस चीज़ को प्रूव करने के लिए? नहीं, ये सवाल देखिए अभी बहुत वैलिड था, मैं इसी से शुरू करके फिर आपके सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ भी आता हूँ। देखिए, अगर किसी आदमी ने बाहर जाकर कोई पैसा कमाया, वो पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट था, उसने बाहर जो जायदाद की उस पर पाकिस्तान की कोई टैक्स ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड नहीं होती। अब बिला वजह उसको FBI हरासमेंट करे या FIA करे, ये चूंकि बाहर से महज मालूमात आए जाने के आपने उसका अभी तक रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन नहीं किया, उसके जराए नहीं किए, तो बहुत हरासमेंट पैदा हो रही है। मैं समझता हूँ इसको बंद होना चाहिए और
अदालत आलिया को भी इसका नोटिस लेना चाहिए कि वो एक हुक्म कर देते हैं तो फिर जो नीचे अदारे हैं वो उसको अब्यूज भी करते हैं, बजाय उसकी स्पिरिट को समझते हुए उसके अमल करें। वो देखिए, एक रेजिडेंट पाकिस्तानी है, वो यहाँ रिटर्न फाइल करता है, वो कोई असासा छुपाता है, उससे आप सवाल पूछ सकते हैं। एक नॉन रेजिडेंट से कैसे पूछ सकते हैं आप कि तुमने बाहर कैसे पैसा कमाया, नोटिस इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात जी, बहुत आए हैं। तो लेकिन ये जो FIA को पावर दिए जा रहे हैं और FBR को पीछे हटाए जा रहे हैं, इससे आप क्या समझते हैं? क्या इससे बेहतरी आएगी या इससे मसाइल और बढ़ जाएंगे? नहीं, इससे बहुत मसाइल बढ़ेंगे। देखिए, कानून की हदूद जो हैं, जो मुतय्यन की गई हैं, उसके अंदर रहकर ही अदारों को काम करना होता है। FIA के पूरे कानून में, उसके पूरे शेड्यूल में कहीं भी वो जिक्र नहीं है कि वो लोगों के असासाजात की इनकम टैक्स की रूह से वो जांच पड़ताल करे। हाँ, वो जिस अदारे को इसका हक हासिल है पब्लिक ऑफिस होल्डर की हद तक, वो नैब है ना कि FIA है। या तो आपका इनकम टैक्स का, यानी जो अब IRS है, वो पूछ सकता है, या आपका जो है वो नैब अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर है। FIA का तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। डॉक्टर, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। मुजम्मिल साहब से मैं बात करूं। मुजम्मिल साहब, ये जो डॉलर आपने देखा 142 रुपए पे पहुंच गया है, आम आदमी के लिए हर चीज जो है उसकी खरीद से दस्तरस से बाहर हो गई है, तो क्या डॉलर की जो ये इंक्रीज है ये वक्ती है, ये सेटल हो जाएगा? आपको इकोनॉमी क्या इंडिकेट कर रही है कि ये सेटल हो जाएगा, ये और बढ़ेगा? ये मुस्लिम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, डॉक्टर साहब, ये मुजम्मिल साहब से हमारा सिलसिला मुनक़ता हो गया, लेकिन ये जो डॉलर की जो सूरत हाल है, इसको आप क्या समझते हैं कि ये लोगों के लिए जो चीज़ें दस्तरस से बाहर हो गई हैं, तो अब वो कैसे, ये वक्ती है या ये वापस आएगा या ये और बढ़ेगा? नहीं, देखिए, जो इंडिकेटर्स जा रहे हैं वापस आना, तो कुछ आने वाले 1-8 साल में मुझे बहुत मुश्किल लगता है। इससे हमें दो नुकसानात हो रहे हैं। एक तो अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा जो है वो महंगाई बढ़ रही है, और दूसरा हमारी एक्सपोर्ट्स पे भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। एक्सपोर्ट्स को फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आपने देखा कि टेक्सटाइल जो हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है एक्सपोर्ट का, उसके लिए भी हम जो कॉटन है वो तो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। कितनी हमारी इस वक्त एक्सपोर्ट्स में भी एलिमेंट जो है वो रॉ मटेरियल का इंपोर्टेड है। तो पाकिस्तान में अब ये हकीकत सबको पता होना चाहिए कि हमारी जो डॉलर की प्राइस जो है बढ़ने से हमारी एक्सपोर्ट को इतना फ़ायदा नहीं होता जितना समझा जाता है, बल्कि उसका नुकसान ज़्यादा होता है। क्योंकि देखिए, आपकी दुनिया के अंदर POL यानी पेट्रोल प्रोडक्ट्स की प्राइसेस इतनी गिरने के बावजूद भी, चूंकि आपका पैसा डेप्रिशिएट डिवैल्यूएट हुआ, तो आपके यहाँ उतनी खातर खा कमी नहीं आई। वहाँ पे वो रिकॉर्ड $50 बैरल से भी नीचे गिर गया था। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में, चूंकि इकोनॉमी के फंडामेंटल्स ठीक नहीं है, आपका कर्जों का जो बोझ है, जो आपका बात आउटफ्लो है, जो आपका ट्रेड डेफिसिट है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो फिस्कल डेफिसिट है, जो चूंकि इतना बड़ा है, उसकी समझना कि डॉलर मजबूत होगा। आम आदमी के लिए जिंदगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जी, जैसे ये हालात जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे कि चीज़ों की ज़रूरत, जो अशिया ऐसी हैं जो आम इंसान भी इस्तेमाल करता है, यानी कि उसका भी जो हाल हो चुका है, ये आने वाले दिनों में मुझे बेहतर होता नज़र नहीं आता। क्योंकि हुकूमत के पास कोई भी ऐसी मैजिक वॉन्ड नहीं है कि वो एक दिन करे और सारा कुछ ठीक हो जाए। वो बल्कि फंडामेंटल्स पे भी तवज्जो दें तो बेहतर होगा। लेकिन अभी उन्होंने क्या इमीडिएटली क्या रिलीफ देना चाहिए, क्या इकदाम करने चाहिए जिससे आम आदमी को, बिकॉज वो बहुत परेशान है, इसलिए ये लोगों के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है डॉलर जो इंक्रीज हुआ है। देखिए, इसको तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो सबसे थी जिसको इतना डिले किया गया वो यही था कि आप बजाय इस मामले को बहुत तवालत देते, आपको फौरी तौर के ऊपर IMF के प्रोग्राम में जाना चाहिए था, ताकि एक स्टेबिलिटी आ जाती, इस्तेकाम आ जाता, और फिर आप अपनी जो इंपोर्ट्स थी जो गैर ज़रूरी हैं उसको आप और ज़्यादा डिस्करेज करते, मगर रॉ मटेरियल वगैरह पे रेगुलेटरी ड्यूटी जो आपने बहुत ज़्यादा लगाई हुई है उसको कम करते। अब हो क्या रहा है आमिनुल काश साहब के, हम एक तो अमीरों से टैक्स नहीं ले रहे हैं, और हमने उसकी कमी पूरी करने के लिए रॉ मटेरियल्स पे
और ज्यादा रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा दी, हमने और ज्यादा उस पर टैक्सेस बढ़ा दिए, बाज आइटम पे तो 88% से है और जो मैंने लोएस्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इससे बताइए तो और भी ज्यादा महंगाई होगी और भी ज्यादा इकोनॉमी के अंदर मुस्तकम जो पोजीशन नहीं आ पाएगी। कॉलर ने ज्वाइन किया, मैं उनसे बात करूं फिर आपकी तरफ वापस आता हूं। जी आप कहां से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? अहमद खान सर, इस्लामाबाद से। जी अहमद साहब, ट्रांसफर कीजिए आगे। जनाब बात कीजिए। जी आप प्रोग्राम में बात कीजिए। मैं कैसे बात करूं जब तक वो अनवर काशिफ को आप मिलाएंगे? मैं हूं, आप बताइए, बात कीजिए। अनवर काशिफ से बात कर रहे हैं आप? अच्छा सर, मोहम्मद खान बोल रहा हूँ जी, इस्लामाबाद से। सर जी मोहम्मद खान साहब, मैं सर ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ जी, और मैंने 41 ईयर जो पैसा कमाया था पाकिस्तान में भेजा। एक कराची में गुलिस्तान जौहर में प्लाट लिया जी, उस पे कब्जा हो गया है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसको क्लियर कराओ, वो कुछ एक्शन नहीं ले रही केडीए, उसका डीजी समीउद्दीन और जो मिनिस्टर है सर। और दूसरी बात यह SCCP जो है ये एक दाखाना है, ये कोई काम नहीं करते और जितनी कंपनियां हैं वो झूठी रिपोर्टें चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवा के दे देते हैं, किसी को कोई डिविडेंड नहीं मिलता और करेंसी रिस्क भी यहाँ पर है। तो आप मुझे बताएं यहाँ कौन इन्वेस्ट करेगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आपकी बात। SCCP में 5 कमिश्नर हैं सर, उनकी 31 लाख सैलरी है कि और टेबल उनके खाली हैं, वो कोई काम नहीं करे। ये दखाना बंद करवा दें, ये बिल्डिंग का किराया 30 करोड़ मंथली दे रहे हैं नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को। जी जी, तो ये बराए मेहरबानी वजीर खजाना साहब को कहें कि इस पोस्ट ऑफिस को बंद करा दें। ठीक है, आपकी बात आ गई अहमद खान साहब, आपको बहुत शुक्रिया। हम अपने मेहमान से बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है ये जो बात ये कर रहे हैं? जी देखिए, यही तो मसला है पाकिस्तान के अंदर। हकीकत जो ज़मीनी हकीकत है वो बिल्कुल अलहदा है और जो हमें जो गवर्नमेंट के और जो हुकूमती ज़राए वो बताते हैं, सरकारी अहलकार बताते हैं, वो मुख्तलिफ होता है। अब इन साहब का मामला देखिए कि ये कितना बड़ा अपना नुकसान कर चुके हैं, माहौल कितना ख़राब है और हम अपने कवानीन का जो है वो नफाज क्या करना है, वो बल्कि वहाँ माफिया की सी सूरत पैदा हो गई। जिन्होंने कानून का नफाज करना है वो खुद कानून तोड़ने वालों के साथ मिले हुए हैं। मैं अनवर काशिफ साहब बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान में लॉ मेकर का और लॉ कीपर का और लॉ ब्रेकर का एक अनहोली अलायंस है। और सफर कौन करते हैं? आम लोग और ऐसे लोग जिन्होंने बाहर जाकर इतनी मेहनत की, यहाँ आकर मुल्क के अंदर असासे बनाए और वो अपने असासों से भी हाथ धो बैठे। देखिए, कोई हमें खौफ खुदा करना चाहिए। ये जो 3 मैंने आपको कैटेगरीज लोगों की बताई, जो लॉ मेकर्स हैं, जो लॉ कीपर्स हैं और जो लॉ ब्रेकर्स हैं, क्या इनका इत्तेहाद होना चाहिए आपस में? और इसी की वजह से देखिए ये जो हमारा उन्होंने इशारा किया, इतने बड़े बड़े सफेद हाथी हमने पाल रखे हैं जिनका 1 ट्रिलियन जो है अब आप देखें कि उनका नुकसान पहुंच चुका है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का। उनके अंदर करप्शन, इनएफिशिएंसी को हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। कौन लेगा उनको? ऐसे अदारों को प्राइवेटाइजेशन में भी क्या कीमत मिलेगी जो बिल्कुल ही नासूर बन चुके हों? तो हमें तो देखिए बहुत तेजी से दरअसल जो इकदामात लेने हैं उसमें पूरी रियासत के ढांचे को दोबारा ऐसा दुरुस्त करना है कि जो हमारे लोग हैं। अपने प्रोग्राम में पहले भी बात की हमने कि जो पाकिस्तान में असल मसला रेगुलेटर्स का है, रेगुलेटर्स अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहे। तो क्या आप क्या समझते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है? ये देखिए ना, अब मैं आपसे अर्ज करूं कि आप किसी भी महकमे को ले लें, खास FBR ही नहीं, हर महकमे के अंदर अभी जो इन्होंने फरमाया, जिस महकमे ने वो ज़मीन बावजूद सिंध हाई कोर्ट के फैसले के वागुजार करवानी थी वो ही उनके साथ मिला हुआ है। तो देखिए इस सूरत हाल के अंदर लोगों के लिए कितनी मुश्किलात हैं। जब तक हम ये अपना रियासती ढांचा दुरुस्त नहीं करेंगे, उसके अंदर बुनियादी तब्दीलियाँ असलाहात नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। जितनी मर्जी गुफ्तगू करते रहें, जितनी मर्जी नई हुकूमतें ले आए, एक हुकूमत को वोट दें या दूसरे को दें, तो ये मामला जो है इसी तरह लोगों की जिंदगी मुश्किल है। क्योंकि जैसे मैंने अर्ज किया कि ऊपर जाकर एक अनहोली अलायंस बना हुआ है, अब उसको कौन डिसमेंटल करेगा? कोर्ट ने भी कोशिश करके देख ली है, मगर देखिए मामला वही का वही है। बिल्कुल सही है। लेकिन अब जो आजकल एक नई खबर चली है कि FBR को जो है वो खत्म करके अथॉरिटी बनाई जा रही है। आप क्या समझते हैं इस बारे में? आप क्या कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल है पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम के हिसाब से, पाकिस्तान के जो कल्चर है, जो पाकिस्तान का ग्राउंड रियलिटीज है उनके मुताबिक?
देखिए अनवर काशी साहब, अगर सिर्फ नाम बदलना है या पॉलिसी बोर्ड को अलहदा करना है और हकीकतन जो पावर्स हैं, जो इख्तियारात हैं, वो उन्हीं लोगों के हाथ में रहनी है जिन्होंने पहले अदारे तबाह किए हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। हम नई टैक्स अथॉरिटी में आसमान से तो लोग लेकर नहीं आएंगे। देखिए मसला तो ये है कि क्या वो वाकई एक खुद मुख्तार पब्लिक अदारा होगा जो अकाउंटेबल तो हुकूमत को हो, मगर वो दरअसल अपना काम मुकम्मल आज़ादी के सका। वहाँ ऐसे एक्सपर्ट्स होंगे जो जिनकी इंटेग्रिटी और इम्पीचेबल हो, जो उनकी एफिशिएंसी जो है, जिनकी काबिलियत ऐसी हो कि उनकी भर्ती कौन करेगा, उनको सुपरवाइज मॉनिटर कौन करेगा। देखिए हम कहने को कुछ भी बदल लें, मगर क्या सिर्फ नाम की तब्दीली से तो तब्दीली नहीं आने लगी। तब्दीली लाने के लिए आपको बुनियादी तौर पर उस ह्यूमन रिसोर्स को बदलना पड़ेगा जो हर अदारे के अंदर मुसीबत का बायस है, जिसने बिल्कुल फैसला कर लिया है कि उसे लोगों के हकूक का कोई ख्याल नहीं है, उसने सुबह से शाम तक सिर्फ लोगों के हकूक पे डाका ही डालना है। जब तक आप ये नहीं बदलेंगे तो नाम बदलने से एक उसको नाम एसडीआर से बदला जाएगा। अगर आप ये तो बाय कल्चर हम सोसाइटी में इतना इनकलकेट कर गया है तो ये कैसे बदला जाएगा? सर देखिए ना, मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर आप कोई ऐसी भर्ती करते हैं, जैसे अब मोटरवे पुलिस जो है वो बाकी पुलिस से क्यों मुख्तलिफ है, वहां क्यों नहीं वो आपके लैब्स के ऊपर आपको जाने देते, क्यों नहीं आपसे वो आपका चलान क्यों करते हैं। देखिए हमारे यहाँ भी तो ऐसी सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं बना सके, मगर आप उन पुराने लोगों से नया काम नहीं ले सकते, नए लोगों से नया काम ले सकते हैं। तो मेरा मशवरा यह है कि जब आप नई चीज बनाएं तो नए लोगों के साथ बनाएं जिनका कोई पुराना कनेक्शन ना हो, वो पढ़े लिखे फ्रेश ग्रेजुएट इन टैक्सेशन हो, फ्रेश ग्रेजुएट इन फाइनेंस हो, ऑडिटिंग हो, लॉ हो, ताकि और उनके ऊपर आप अच्छे सुपरवाइजर बैठाइए, ऑटोमेशन कीजिए। नहीं बदलते। हाँ, कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फिर आपकी तरफ वापस आते हैं। जी, आपका नाम क्या है और कहां से बात कर रहे हैं आप? मोहम्मद नईम तोबा टेक सिंह। जी नईम साहब। सर मेरा एक सजेशन है सर। जी बताइए। सर सजेशन ये है कि हमने तहरीक इंसाफ को सिर्फ इसलिए वोट दिए हैं कि उन्होंने कहा था कि फौरी इंसाफ मिलेगा जी। और बात ये है कि अगर ये असासे हम सुन के हम अपना खून जो है ना साड़ रहे हैं, हम इतनी तकलीफ है ये प्रोग्राम देख के हमारा बस नहीं चलता। हमने वोट इसलिए दिया कि फौरी इंसाफ मिले। मैं गारंटी देता हूँ आपको, आप सबसे पहले कानून बनाएं, इतना सख्त कानून हो कि हर मामला, हर फैसला 1 महीने के अंदर हो। ठीक है, 1 महीने के अंदर फैसला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये हाई टॉप क्रिमिनल जितने भी केसेस हैं 1 महीने के अंदर फैसला हो। आपकी बात आ गई, 1 महीने में फैसला हो। और आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये साथी का जो था हम सुन रहे हैं सर, इसका बड़ा अच्छा एक तरीका है, पहले कानून बनाए और जिनके साथे बाहर हैं, जो पाकिस्तान में कमाई करके वहां लेके गए हैं बाहर, वो टैक्स नहीं दे रहे और वो मुजरिम है कौम के, उनको आदमी को 1 महीने के अंदर गिरफ्तार किया जाए कि साथे ले गए। अगर बहुत शुक्रिया, आपकी बात आ गई। डॉक्टर साहब आपने देखा ये हमारे कॉलर जो थे वो कह रहे थे कि उनको जिन लोगों ने नहीं दिया पैसे बाहर ले गए वो मुजरिम हैं, अब वो कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो ये तो हम भी यही प्रोग्राम की शुरू से बात कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसकी पाथवे नहीं मिल रहा है। जी नहीं, पाथवे मौजूद है। देखिए आपको अपना, जैसे इन्होंने बिल्कुल सही बात की कि आपको अपना जो सबसे पहले अदल के निज़ाम को आपको दुरुस्त करना चाहिए। जब आपकी सालों हर साल अपीलें ही डिसाइड नहीं होती, आपने इतना उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, तो फिर वो बंदा जिसने बाहर असासे ले गया या मुल्क में छुपाए हुए हैं वो क्यों आपको टैक्स देगा। मैं इनसे बिल्कुल 100% मुतफिक हूँ कि सबसे पहले आपको अपने कानूनी इस्लाहात ऐसी करनी चाहिए कि आप एसेट सीजर लेजिस्लेशन लाएं। अगर एक बंदा जो है वो नहीं बता पाता कि उसने ये असासे कहाँ से बनाए हैं, सबसे पहला काम आप ये ना करें कि उसको गिरफ्तार करें, उसका असासा जब्त कर लें, उसे कहें अच्छा अब तुम बताओ कि ये कहाँ से आए हैं, वरना ये असासा हक सरकार जब्त हुआ, इसको बेचकर हम वो कमाएंगे। देखिए पूरी दुनिया में जहां उन्होंने इस बात को कंट्रोल किया, उन्होंने एसेट सीजर लेजिस्लेशन सबसे पहले लेकर आए। अब हम उनको की मोहब्बत में मरे जा रहे हैं कि अच्छा तुमने बाहर ले गए, तुमसे पूछेंगे, तुम्हें नोटिस देंगे, तुम्हें। भाई मेरे सामने एक असासा है, उसका वो जवाब नहीं दे पा रहा, उसने बेनामी रखा हुआ है, उसने बेनामी बिलियंस के अकाउंट्स रखे हुए हैं, लेकिन मैं पैसा तो जब्त करूं सबसे पहले। लेजिस्लेशन के लिए कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए।
जो असेंबलीज हैं, जो देखिए ये तो एक आम मनी बिल से हो सकता है। हाँ। एसेट सीजर लेजिस्लेशन तो एक आम मनी बिल से हो सकती है। इसके लिए कौन सी आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है? आप एक सादा निजाम लेकर आए, इसी आप टैक्स के कानून के अंदर एक एसेट सीजर का सेक्शन डाल दीजिए कि जो बंदा किसी भी असासे के बारे में अपने जराए नहीं बता सकेगा वो पहले बहके सरकार जब्त होंगे, उसके बाद तब छोड़े जाएंगे जब वो उसके ऊपर या तो टैक्स दे दे या उसके जराए बता दे। अब ये तो मसले हैं डॉक्टर साहब, लेकिन अब हमें आगे कैसे जाना है? कोई हुकूमत वक्त को आप कोई बताएं कि किस तरह, क्या टैक्स का निज़ाम होना चाहिए, क्या टैक्स रेट होना चाहिए, क्या इस्लाहात करनी चाहिए जिससे इकोनॉमी को भी सपोर्ट मिले, सप्लीमेंट हो इकोनॉमी भी, और पाकिस्तान का निज़ाम आगे चले? जी, सबसे पहले तो देखिए सारे लोगों को उन्हें बुलाना चाहिए और एक दावत देनी चाहिए जिसमें पूरे फेडरेशंस हों, पाकिस्तान की अंजुमन ताजरान पाकिस्तान हो, सबको बुलाएं, उन्हें कहें जी देखिए हम पूरी डॉक्यूमेंटेशन चाहते हैं आपसे, हम जो है ताउन चाहते हैं। आप अपने सारे मेंबरान को कहें कि वो अपने जो है वो जितने भी सालों के उन्होंने टैक्सेस नहीं दिए वो दे दें और कम रेट पे दें। हम रेट कम कर रहे हैं मगर मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन चाहते हैं। फिर उसके बाद वो सुकून से अगले 3 साल कारोबार करें। हम अगले 3 साल में नया अपना इंतजामी ढांचा जो है उसके जरिए आपका सारा रिकॉर्ड जो है आपकी बात आ गई कि डॉक्यूमेंट करेंगे, कम रेट 3 साल बाद कम रेट करें और उसके बाद इस्लाहात जो है वो करें 3 साल में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आपने देखा हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद। ऐसा कोई नहीं है कि रास्ते नहीं है, रास्ते हैं, सिर्फ विल की ज़रूरत है। अगर वो इस तरफ आगे बढ़े तो इस्लाहात भी हो सकती हैं, टैक्स निज़ाम भी बेहतर हो सकता है और इकॉनमी भी बेहतर हो सकती है। जैसे हम अपने प्रोग्राम में कहते हैं, मजबूत टैक्स निज़ाम मजबूत पाकिस्तान। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।